आज जिस बिंदु पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं वह ये है कि दर्शन शास्त्र क्या है और दर्शन शास्त्र को पढ़ने का नजरिया या चश्मा क्या होना चाहिए। हम लोग इसी बिंदु पर आज पूरी तरह से फोकस करने वाले हैं। कल जब मैं चर्चा कर रहा था तो ये आप लोगों ने अंत में कहा कि ये ज्यादा बेहतर होगा कि हम लोग शुरू से शुरू करें, तो बिल्कुल शुरुआत से उस बिंदु से उठाने की कोशिश करेंगे जहां से कि हमें यह लगता हो कि हम चीजों को सबसे बेहतरीन तरीके से सामने रख सकते हैं। आज जब मैं दर्शन शास्त्र को समझाने की कोशिश करूंगा तो बहुत सारी ऐसी वोकैबुलरी भी, ऐसे शब्दकोश पर भी चर्चा करूंगा जो कि आवश्यक होंगे समझने के लिए। तो आइए एकदम बेसिक से जो है समझने की कोशिश करें, पर इसमें आपका सहयोग कहां पर आवश्यक होगा। आपका सहयोग तब आवश्यक होगा कि जब आपको ये लगे कि यह बिंदु आपको जो है और स्पष्ट रूप से समझना चाहिए। तो आपको जो है थोड़ा सा बर्डन लेना पड़ेगा, आपको यह बताना पड़ेगा कि आपको जो है कहां पर जो है ज्यादा दिक्कत हो रही है, कहां पर आपको ज्यादा समझने की जरूरत है। हमारा आज का टॉपिक है दर्शन शास्त्र। दर्शन शास्त्र क्या है? व्हाट इज फिलॉसफी? अब अगर दर्शन शास्त्र या फिलॉसफी को मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं तो अगर इसके पहले भी जितनी बार भी मैंने चर्चा की होगी, आपने हर बार ये समझा होगा कि आशीष सर की नजर में दर्शन शास्त्र ही जो है सभी विषयों का माई बाप है। और दर्शन शास्त्र को मैं बहुत व्यापक अर्थ में और बहुत व्यापक तौर पर समझने समझाने की कोशिश करता हूं। कई बार आपको लगता होगा कि सर जो है अतिशयोक्ति अलंकार में बात कर रहे हैं, परंतु बात ऐसी कतई नहीं है। मैं सिर्फ उतनी ही बात कहने की कोशिश करूंगा जितना कि समझे जाने के लिए आवश्यक है। कोई और एंट्री हुई है? रंजन, ओके। रंजन अपना ऑडियो ऑफ करो बेटा। मैंने ऑफ कर दिया है, अब सुनते रहिएगा। क्लास रंजन अभी बिल्कुल शुरू की है एंड वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द फिलॉसफी। So what is the philosophy? And according to me, philosophy is the mother and father, you can say. मतलब मैं अभी बोला था कि माई बाप है, तो I am translating is like mother and father, but it is most widest and most extended and ability. This subject is with the ability to cover all the topics and subjects. Those are possible in this universe. दर्शन शास्त्र एकमात्र ऐसा विषय है जो इस दुनिया के किसी भी विषय को कवर करने की कोशिश करती है। दर्शन शास्त्र एक साथ लौकिक और पारलौकिक सभी विषयों को कवर करती है। लौकिक भी करती है और पारलौकिक भी करती है। लौकिक का मतलब है कि जो हमारी इस दुनिया में, इस लोक जगत में होता है, यानी कि व्हाट एवर इज हैपनिंग इन दिस फिजिकल वर्ल्ड। और पारलौकिक का मतलब होता है कि विच इज बियॉन्ड दिस फिजिकल वर्ल्ड, स्वर्ग, नरक, आत्मा, परमात्मा, जहां पर कि विज्ञान बंद हो जाती है, भौतिक जहां पर जो है जिंदगी रुक जाती है, जहां पर बात रूहों की आ जाती है, वहां तक ये जाती है। तो दर्शन शास्त्र इसलिए इस संसार में जितने भी विषय हैं उनको भी कवर करेगी, और जो इस संसार के परे हैं दर्शन शास्त्र उनको भी कवर करने की कोशिश करता है। और सारे विषय ही यहीं से शुरू होते हैं सर। क्या चीज? दर्शन से। सारे विषय दर्शन से ही शुरू होते हैं सर, बिना दर्शन कोई विषय ही नहीं होता। और सभी विषयों का अंत भी दर्शन में ही होता है। आप कवि को ले लीजिए, कवि जब अपनी परम अवस्था में पहुंचेगा तो दार्शनिक हो जाएगा, वैज्ञानिक
चाहे आइंस्टीन हो, चाहे न्यूटन हो, चाहे रसेल हो, चाहे जो है हॉकिंस हो, ये भी जब अपने अंतिम लिमिट में पहुंचेंगे तो दार्शनिक हो जाएंगे। कलाम भी दार्शनिक होने लगे, मनमोहन सिंह जैसा अर्थशास्त्री भी दार्शनिक होने लगेगा। तो यही आदि है और यही अंत है, यही बिगिनिंग है और यही एंड है। फिलॉसफी मीन्स एवरीथिंग। तो इसलिए अगर कभी ये कहा जाए कि आप जो है दर्शन के स्वरूप का निर्धारण कर दीजिए, तो दोनों हाथ खड़ा कर देना चाहिए और दोनों हाथ खड़ा करके कहिए कि दर्शन शास्त्र का स्वरूप तय कर पाना नामुमकिन है, असंभव है। कारण कि किसी भी चीज का स्वरूप निर्धारण करने के लिए, उसका फॉर्म डिसाइड करने के लिए यह जरूरी है कि हम उसके लिमिट्स के बारे में बात करें। हम कहें कि यहां से यहां तक है। भारत का अगर स्वरूप निर्धारित करना है तो हम कहेंगे पश्चिम में पाकिस्तान से लेकर के पूर्व में बांग्लादेश के बीच में और उत्तर में हिमालय से लेकर के दक्षिण में समुद्र के बीच में जो है, हम उसके लिमिट्स के बारे में बात कर सकते हैं। तो हम उसके स्वरूप के बारे में, उसके फॉर्म के बारे में बात कर सकते हैं। पर दर्शन शास्त्र की क्या दिक्कत है? दर्शन शास्त्र का ऐसा कहीं कोई स्वरूप है ही नहीं साहब। न इसका याद ही है, न अंत है। तो दर्शन शास्त्र के बारे में अगर मुझे कहना हो तो मैं कहूंगा कि दर्शन शास्त्र, फिलॉसफी, एक सब्जेक्ट के रूप में यह ससीम है, शांत है, यानी कि विद बाउंड्रीज है, विद डेफिनेट एंड है, लेकिन एट द सेम टाइम यह असीम भी है, यह अनंत भी है। इट इज बियॉन्ड बाउंड्रीज, इट इज बियॉन्ड एंड, इट इज एंडलेस, इनफाइनाइट तक ये चली जाती है। तो इसकी जो क्वालिटी है वो दो के दोनों स्वरूप में आ जाती है कि यह ससीम भी है और यह असीम भी है, यह शांत भी है और यह अनंत भी है। तो दर्शन शास्त्र की बाउंड्रीज को आप नहीं बना सकते। लेकिन क्या फिर ऐसा कहने का मतलब यह है कि दर्शन शास्त्र को समझने की कोशिश ही बंद कर देनी चाहिए? बड़ा कठिन प्रश्न है भैया। तो कहते हैं कि दर्शन शास्त्र को समझने की कोशिश बंद करना तो निहायत बेवकूफी होगा, क्योंकि एक विषय के रूप में हमको पढ़ना ही पढ़ना है। चाहे इसको कोई अपने मन की जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए पढ़ना चाहे कोई अपने जो है इंटेलेक्ट हंगर को शांत करने के लिए पढ़ना चाहे कोई इसको जो है एकेडमिक्स में अच्छे नंबर लाने के लिए पढ़ना चाहे कोई इसको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में जो है बढ़िया मार्क्स लाने के लिए, टॉपर्स लिस्ट में आने के लिए पढ़ना तो पड़ेगा। बगैर पढ़े साहब सिद्धि नहीं होनी है। तो पढ़ना तो है। तो जब पढ़ना है तो फिर हम इसके स्वरूप को कैसे समझेंगे? तो कहे कि अगर दर्शन के स्वरूप को समझना है, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द फिलॉसफी, देन यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द सब्जेक्ट्स ऑफ द फिलॉसफी। दर्शन के स्वरूप को समझने के लिए दर्शन के विषय वस्तु को समझना आवश्यक है। एक आप ये भी कह सकते हैं कि दर्शन का विषय वस्तु ही क्या है, मतलब कि किन किन चीजों का हम अध्ययन करना चाहते हैं कर लें। तो आप कहेंगे कि कुछ खास बात तो आपने बताई नहीं, अभी तो थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि इसमें सब कुछ शामिल है। तो क्या दर्शन शास्त्र की परिभाषा दी जा सकती है? इज इट पॉसिबल टू डिफाइन द फिलॉसफी? अगेन आई विल से नो माय डियर फ्रेंड, डिफाइनिंग द फिलॉसफी इज नॉट पॉसिबल। एंड व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल? ये क्यों नहीं संभव है? क्यों? क्योंकि फिर वही एक चीज है कि जिसका कोई रूप नहीं, कोई आकार नहीं, कोई अंत नहीं, कोई आदि नहीं, ना तो बिगिनिंग है ना तो एंड है, फिर उसको आप डिफाइन कैसे करने की कोशिश करेंगे? ये
यानी कि दर्शन शास्त्र की हम एक खासियत कह सकते हैं कि इसकी सर्वमान्य कोई परिभाषा नहीं है। देयर इज नो डेफिनेट डेफिनेशन or a definition accepted by all पॉसिबल ही नहीं है। इट्स नॉट पॉसिबल। कोई एक सर्वमान्य परिभाषा ही इसकी नहीं दी जा सकती है। और अगर ये बात कहें तो ऐसा क्यों है? क्योंकि फिलॉसफी जो है क्या है? जानने की इच्छा है। व्हाट इज द फिलॉसफी? इट इज आवर विलिंगनेस टू नो समथिंग। और ये जो टू नो समथिंग है, जो जानने की इच्छा है, अगर आशीष सर दर्शन शास्त्र को परिभाषित करें तो कैसे कहेंगे? तो ये एक कहेंगे कि ये हमारी जानने की इच्छा है। और कैसी इच्छा? बहुत तगड़ी वाली है, विलिंगनेस टू नो समथिंग। यह हमारी जानने की इच्छा है, विलिंगनेस टू नो समथिंग। अब अगर विलिंगनेस टू नो समथिंग है दर्शन शास्त्र, तो फिर किस लेवल पर जाकर के होगी? तो कहे कि एकदम जब बेकरार कर दे आपको, यानी कि जब महबूब की शक्ल के अलावा दुनिया में कहीं चैन ना हो, उनकी यादों, उनकी बातों में ही जब दिल को सुकून आए, तब समझिए कि मोहब्बत है। बाकी कहीं पर भी दिल ना लगता हो। और जब इस तरह की जानने की इच्छा जन्म ले ले, तब समझिएगा कि आप फिलॉसफी पढ़ रहे हैं, आप फिलॉसफी के करीब हैं। तो फिलॉसफी क्या है? फिलॉसफी एक रोमांस है, फिलॉसफी एक रोमांच है, फिलॉसफी आशिकी है, फिलॉसफी बंदगी है, फिलॉसफी उपासना है, फिलॉसफी साधना है, तपस्या है, पूजा है, ये इबादत है। और इसीलिए मेरा ये मानना है कि अगर आप फिलॉसफी को नहीं समझते हैं, आप फिलॉसफी के करीब नहीं जाते हैं, उसके करीब नहीं जाते हैं, तो आप फिर कुछ भी नहीं जानते हैं। और आने वाले 10-15 क्लासेस में ये आपको लगने लगेगा कि अरे यार, आप तो दुनिया में कुछ नहीं जानते, आप तो बिना पूछ के गधे हैं, 2 पैर वाले, क्योंकि आपको तो कुछ भी नहीं पता है। फिलॉसफी आपको जानने के लिए मजबूर कर देगा। और इतना कमाल का है फिलॉसफी कि अगर हम फिलॉसफी को या दर्शन को हम ये कहते हैं कि ये हमारी जानने की इच्छा है, तो जानने की इच्छा के साथ दिक्कत क्या है कि जानने की इच्छा समय के साथ बदलती रहती है। यानी कि दर्शन शास्त्र समय के अनुरूप काफी परिवर्तनशील भी होता है, समय के अनुरूप परिवर्तनशील होता है। हो सकता है कि एक खास समय पर कुछ दार्शनिकों ने कुछ अलग बिंदुओं पर विचार किया हो, और आज के जो है दार्शनिक कुछ अन्य बिंदुओं पर विचार कर रहे हो। ऐसा नहीं कि पहले वाले विचार खत्म हो गए हैं और नए वाले विचार अब उनकी जगह लेने आ गए हैं, ऐसा कतई नहीं होगा। होता क्या है, बहुत सिंपल सी अगर बात करें तो बस इतना सा होता है कि हमने हमारी दुनिया बदली, हमारा एनवायरनमेंट बदला, हमारा परसेप्शन बदला, हमारी जरूरतें, हमारी रिक्वायरमेंट, हमारी नेसेसिटी, हमारी नीड बदलती है। और जब ये सब बदलती है तो उसके साथ हम भी बदलना शुरू कर देते हैं। अलग अलग जगहों पर, अलग अलग समय पर ईश्वर को भी बदल दिया। कहीं खुदा कहा, कहीं रब कहा, कहीं गॉड कहा, कहीं उसको राम कहा, बदल दिया। लेकिन क्या राम को कहने से खुदा खत्म हो गए, या खुदा को कहने से गॉड खत्म हो गए, या गॉड को कहने से राम खत्म हो गए? नहीं, एक ही बिंदु है, पर अलग अलग परसेप्शन से उसको देखने की जो है चाहत है। तो इसी तरह से दर्शन के भी जो विषय वस्तु है वह समय के साथ बदलते रहे। इसीलिए
दर्शन को किसी एक परिभाषा में, दर्शन को किसी एक खांचे में, दर्शन को किसी एक स्वरूप में आप बांध करके नहीं रख सकते। क्या ये मेरी बात पूरी तरह से क्लियर है दर्शन को लेकर के? अब दर्शन को लेकर के जो नजरिया है, तो अंग्रेजी में अगर हम जाते हैं तो दर्शन शब्द जो है, दर्शन शब्द जो है, इसका अंग्रेजी में जो वर्ड मिलता है वह है फिलॉसफी। अब फिलॉसफी शब्द जो है दो शब्दों से मिलकर के बनता है। फिलॉसफी कैसे बनती है? फिलॉसफी बनती है फिलो या फिलोस, धन, एक और चीज इसमें जोड़ेगा और वो है सोफिया। फिलोस और सोफिया से मिलकर के बना है, और जहां पर फिलोस का मतलब होता है नॉलेज। और सोफिया शब्द जो है वह लव के लिए प्रयोग हुआ है। यानी कि यहां पर अगर उठा करके देखें तो यह है कि फिलॉसफी शब्द का जो मायने होगा वह फिर क्या निकलेगा? फिलॉसफी शब्द का मायने होता है लव फॉर नॉलेज। लव फॉर नॉलेज, या हिंदी में अगर इसी को कहें तो ज्ञान के प्रति प्रेम है। लेकिन ज्ञान के प्रति यह जो प्रेम है, वह ज्ञान के प्रति कैसा प्रेम होगा? वह बुद्धि का प्रेम होगा। प्रेम कई तरह से होते हैं। हृदय का भी प्रेम है, धन का भी प्रेम है, मन का भी प्रेम है, उसी तरह से बुद्धि का भी प्रेम है। तो ज्ञान के प्रति प्रेम है, और प्रेम शब्द यहां पर जो लिया गया है, जो लव या प्रेम शब्द लिया गया है, इसका मतलब जो है यहां पर श्रद्धा या निष्ठा से लिया गया है। और इस तरह से फिलॉसफी शब्द को अगर आप कहना चाहें तो फिलॉसफी शब्द का मतलब होगा, एक्चुअल जो मतलब होगा फिलॉसफी का, वह ज्ञान के प्रति निष्ठा या श्रद्धा। ज्ञान के प्रति प्रेम भी कह सकते हैं, ज्ञान के प्रति निष्ठा या श्रद्धा भी कह सकते हैं। हम ज्ञान के अभाव में, अंधकार में हैं, और ज्ञान हमें वस्तुतः क्या देता है? ज्ञान हमेशा उस संदर्भ में हमें प्रकाश देता है, हमें प्रकाशवान बनाता है। यह हमें प्रकाशवान बना देता है, यह हमें उस प्रकाश से आलोकित अवलोकित करने की कोशिश करता है। इसीलिए कहा जाए तो ज्ञान के प्रति अगर श्रद्धा हो तो मतलब कि हमारी जिज्ञासाओं की शांति है। इसीलिए उस अंधकार को मिटाने की हमारी तड़प है। इसीलिए प्रायः यह कहा जाता है कि दर्शन का प्रारंभ, क्या कहा जाता है? दर्शन का प्रारंभ। दर्शन का प्रारंभ कैसे होता है? तो कहते हैं कि दर्शन का प्रारंभ जो है वह जिज्ञासा से होता है। दर्शन का प्रारंभ कैसे होता है? दर्शन का प्रारंभ जिज्ञासा से होता है। Philosophy begins with curiosity. Philosophy begins with curiosity. एक क्यूरोसिटी होनी चाहिए। और यह जो जिज्ञासा है, यह जिज्ञासा कैसी है?
सामान्य जिज्ञासा नहीं है। यह जिज्ञासा प्रायः आध्यात्मिक भूख या आध्यात्मिक प्यास है। तो दिस what kind of the curiosity philosophy, if the philosophy begins with the curiosity, then the next question will be what kind of the curiosity it is, and I will respond it that it is spiritual hunger। ये स्पिरिचुअल क्यूरियोसिटी है, वह आध्यात्मिक भूख या प्यास है, और यही कारण है कि जिज्ञासा के कारण, इसी क्यूरियोसिटी के कारण, इसी जिज्ञासा के कारण दार्शनिक जो होता है वह विश्व के प्रत्येक वस्तु या विषय को कैसे देखता है? तो वह प्रत्येक वस्तु या विषय को आश्चर्य के साथ देखता है। अरे चांद सितारे हैं, अरे सूरज है, नदियां हैं, पर्वत हैं, किसने बनाया होगा? इतने बड़े बड़े पर्वत किसने बनाए होंगे? इतने मीठे पानी का झरना किसने बहाया होगा? इतने सुंदर फूल किसने खिलाए होंगे? इतने स्वादिष्ट फल किसने लगाए होंगे? वो हर चीज को आश्चर्य के साथ देखता है दार्शनिक। तो दार्शनिक प्रत्येक वस्तु या विषय को आश्चर्य की दृष्टि से देखता है। वह क्या कहता है कि वह सभी वस्तुओं की उत्पत्ति को जानना चाहता है, वह सभी वस्तुओं की अंतिम स्थिति, उसके लय को, उसके एंड को जानना चाहता है। If I am a philosopher, I would love to know the origin of every and each subject. If I am the philosopher, then I would love to know what is the end of this whole universe. Every particular thing of this universe, where they will end. तो मैं उसके प्रारंभ को भी जानना चाहता हूं, मैं उसके अंत को भी जानना चाहता हूं। जन्म हुआ तो जन्म का कारण क्या है? क्या बस यूं ही पैदा हो गए कि स्पर्म ने जाकर के कुछ अंडों को जो है भेज दिया और जन्म हो गया साहब? ये क्या इतना मैकेनिकल है जन्म का हो जाना, मेरा आगे बढ़ जाना, मेरा संघर्ष कर जाना? अगर मेरा जन्म मैकेनिकल होता है, अगर मेरा जन्म किसी यंत्र की भांति हुआ होता, तो मेरा पूरा जीवन भी एक यंत्र की भांति चलना चाहिए था, एक मशीन की तरह चलना चाहिए था। लेकिन मैं मशीन की तरह नहीं चलता हूं, मशीन में और मुझ में अंतर है। इसका मतलब कि मेरे जन्म में मशीनरी सिर्फ नहीं है, वो सिर्फ बायोलॉजी के सिद्धांत के अनुसार नहीं समझी जा सकती, कुछ तो और है। वो हो गया कुछ और भी नुमाया, वो हो गया कुछ और भी नुमाया, वो अपना ही लिखा मिटा रहा था। यह दार्शनिक है जो आपको हर विषय पर, हर समय, हर तरह से सोचने को बाध्य करता है। इसीलिए जब मैंने आपसे कहा था कि आपको फिलॉसफी को एक सब्जेक्ट के तौर पर लेना चाहिए यूपीएससी के लेवल पर, तो मेरा मकसद यही था कि अगर फिलोसफिकल दृष्टिकोण, फिलोसफिकल अप्रोच आपके पास आ गई, तो जो हर चीज में मैं कहता हूं एप्लीकेशन ढूंढो, एप्लीकेशन ढूंढो, और नहीं ढूंढ पाते हैं, वो साहब एक झटके में एप्लीकेशन मिल जाएगा। मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? वो जिंदगी को आसान बना देगा, वो पढ़ने का नजरिया दे देगा, वह आपको दीवाना बना देगा। और दीवाना ही नहीं, वो आपको दीवाना और मस्ताना दोनों बना देगा। सूरज कुछ कहना चाह रहा है? सर आध्यात्मिक का यहाँ पे मतलब क्या होगा सर? आध्यात्मिक का मतलब होता है कि आत्मा ही जिसका विषय हो वही आध्यात्म है। और आत्मा क्या है? किसी भी वस्तु का जो मूल कारण है वह आत्मा है। ठीक है ना? तो इसीलिए जो है
दार्शनिक क्या करता है कि विश्व के प्रत्येक वस्तु या विषय को वह आश्चर्य की दृष्टि से देखता है, और इसीलिए प्लेटो ने, जो पाश्चात्य जगत के महान दार्शनिक हुए हैं, तुम भाई बड़े ही रहो, यही वाला सही है फॉर्मेट। है ना? आइए, तो यहां पर हम लोग जरा प्लेटो को कोट करते हैं। तो प्लेटो इसी विषय में क्या कहते हैं, प्लेटो को पढ़िए साहब, बहुत बढ़िया कहते हैं। और प्लेटो को कहना है कि दर्शन का प्रारंभ, अकॉर्डिंग टू प्लेटो, दर्शन का प्रारंभ आश्चर्य से होता है। दर्शन का प्रारंभ किससे होता है? आश्चर्य से होता है। फिलॉसफी begins with या philosophy begins in wonder. Philosophy begins in wonder. दर्शन का प्रारंभ किससे होता है? आश्चर्य से होता है। जब ये इस बात को कहते हैं तो ये बात ऐसा नहीं कि सिर्फ हवाई बात है। इस बात के अपने गहरे तत्व, गहरे मर्म हैं, जिसे कि जानना चाहिए। आश्चर्य खुद में क्या है? तो अगर मैं कहूं कि मुझे आश्चर्य डिफाइन करना हो, तो मैं कहूंगा कि आश्चर्य जो है वह ज्ञान का ही एक रूप है। क्या है? ज्ञान का एक रूप है। तो क्यूरोसिटी या जो वंडर है वो क्या कर रहा है? आपको नॉलेज को समझने की ताकत दे रहा है। आपको ये कहना चाहता है कि नॉलेज क्या है, वो उसकी तरफ आपको ले जाने की कोशिश कर रहा है, बताने की कोशिश कर रहा है ना? दार्शनिक सभी विषयों या वस्तुओं के मूल कारण को जानना चाहता है। यही जो अभी आपसे कह रहे थे कि आध्यात्मिक खोज है ये। तो दार्शनिक क्या करता है? यहां पर अगर मैं बोलूं तो दार्शनिक, ये निबंध के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण चीज हो सकती है। सभी विषयों अथवा वस्तुओं की मूल कारण को जानना चाहता है। I just want to understand what is the root cause of these subjects. रंजन का कुछ क्वेरी है, वो व्हाट्सएप के माध्यम से कहना चाह रहे हैं। ओके, लेट हिम स्पीक। सभी वस्तुओं के वह मूल कारण को जो है दार्शनिक जानना चाहता है, और ना सिर्फ उनको जानना चाहता है बल्कि वह उनकी जो है बौद्धिक व्याख्या भी करना चाहता है। वह ना सिर्फ उनको जानना चाहता है बल्कि दार्शनिक और क्या करना चाहता है? सभी वस्तुओं की बौद्धिक व्याख्या करना चाहता है।
कुछ दिक्कत रंजन को आ रही है, तो उनको जो है बाद में जो है मैं प्रोवाइड करा दूंगा, अभी छोड़ देते हैं, ठीक है। और अगर हम ये कहें कि ये सभी वस्तुओं की बौद्धिक व्याख्या करना चाहता है, ये प्रत्येक वस्तु के मूल कारण को जानना चाहता है, तो हम यहीं पर अब आधुनिक काल के एक बड़े दार्शनिक का जो है हम नाम लेंगे, और वो हैं वेबर साहब। तो यहीं पर जरा एक कोटेशन लिखिएगा कि वेबर के अनुसार वेबर के अनुसार इन्होंने एक बहुत अच्छी बुक लिखी है। वेबर की बुक का नाम क्या है? हिस्ट्री ऑफ फिलॉसफी। हिस्ट्री ऑफ फिलॉसफी। इसमें जो है वेबर कहते हैं कि दर्शन शास्त्र, क्या कहते हैं ये कहते हैं कि दर्शन शास्त्र समग्र प्रकृति के, यानी कि पूरी प्रकृति के मूल कारणों की खोज है। मूल कारणों की खोज है सभी वस्तुओं की सभी वस्तुओं की व्याख्या का प्रयास है। मैं अपना ही वीडियो ऑफ कर दे रहा हूं, जिससे कि शायद कुछ और जो है आप लोग को बेहतर लगे। मेरी शक्ल इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं अच्छी ही है, तो मुझे लग रहा है कि बिना मेरी शक्ल के भी काम चल जाएगा। तो ये कहते हैं कि वेबर के अनुसार क्या है कि चूंकि रंजन को इंग्लिश मीडियम में चाहिए, तो फिलॉसफी इज द सर्च फॉर अ कॉम्प्रिहेंसिव view of nature and attempt at universal explanation of things। ठीक है, तो वेबर ये कहते हैं कि अब प्लेटो ने क्या कहा? प्लेटो ने दर्शन को समझने के लिए बोला कि यह क्या करता है? दर्शन आश्चर्य की वजह से उत्पन्न होता है। और वेबर कहते हैं कि दर्शन शास्त्र पूरी प्रकृति में जो मूल तत्व है उसको ढूंढने की कोशिश करता है, यह सभी वस्तुओं की व्याख्या का प्रयास करता है। यहां तक की बात क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
एक बार पन्ने पलट करके देख लीजिए कि अब तक की बात पूरी तरह से आप लोगों को क्लियर कट समझ में आई, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हुई। कोई प्रश्न मन में उठे तो उसे भी आप लोग लेकर के आइएगा। सर ये पारलौकिक वाला समझ में नहीं आया, क्योंकि इसमें जो फर्स्ट वाला आपने समझा था पारलौकिक, लौकिक और पारलौकिक। लौकिक का मतलब बेटा जैसे तुम्हारी शरीर है, आसपास में बर्तन है, दीवार है, ये सब लौकिक है। लेकिन बात हो जन्नत की, बात हो रूहों की, तो वो क्या फिजिकल वर्ल्ड में है? तो जो तुम्हारे फिजिकल वर्ल्ड में है, जहां तक की साइंस की पहुंच है, वो क्या है? लौकिक है। ओके, ठीक है, ये जितनी भी दुनियावी चीज है वह लौकिक है। लेकिन जो गैर दुनियावी है, जो रूहानी है, जो जन्नत है, जो जहन्नुम है, वह क्या है? जो इश्क खुदाई है, वह क्या लौकिक है? वह दुनियावी है? नहीं, वह क्या है? वह पारलौकिक है। बट सर ये समझ में नहीं आ रहा है कि जन्नत, खुदाई और वो समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि वो वस्तु तो किसी को मालूम नहीं है कि है या नहीं है। ये आप जैसे इंसान को नहीं पता है, लेकिन दार्शनिक उसको जानने की कोशिश करेगा, विज्ञान छोड़ देगा। और ऐसा नहीं कि किसी को नहीं पता। अगर किसी को नहीं पता होता तो फिर आज जो है जिक्र कैसे होता? किसी को तो पता होगा जो जिक्र हो रहा है। अब ये बात अलग है कि किसी को यह पता हो कि यह होता नहीं है, केवल जो है इमेजिनेशन है, या किसी को यह पता कि वह वास्तव में है और जैसा हमने बोला वैसा नहीं है। क्लियर है? और किसी के मन में कोई प्रश्न आ रहा हो? अगर ये बात क्लियर है कि फिलॉसफी क्या है, और फिलॉसफी पूरी दुनिया का जो ओरिजिनल कॉज है, जो मूल कारण है, उसको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप कह सकते हैं कि यही काम तो विज्ञान भी कर रहा है। तो फिर एक बात बताइए कि हम विज्ञान ही क्यों न पढ़ लें, हम दर्शन शास्त्र को क्यों पढ़ें? तो कहते हैं कि ठीक है साहब, विज्ञान भी इसको जानने की कोशिश करता है, लेकिन विज्ञान के जानने में और हमारे जानने में साहब बहुत अंतर है। हमारे और उनके जानने में जो है बहुत बहुत बड़ा अंतर है। और कहते हैं कि ये अंतर कैसे फिर आप जो है सामने लेकर के आते हैं? तो कहते हैं कि बहुत बहुत मुश्किल बात हम नहीं कर रहे हैं। वो कहते हैं कि विज्ञान भी जो है सभी दुनिया की जितनी भी वस्तुएं हैं उनका अध्ययन करता है। जैसे कि प्राकृतिक विज्ञान या नेचुरल साइंस है, तो वह प्रकृति के जितने भी वस्तुएं हैं उनका अध्ययन करना चाहता है। जीव विज्ञान है तो वह जीवन के सभी क्षेत्रों का अध्ययन करना चाहता है। और इस तरह से हम कहें तो विज्ञान और दर्शन एक साथ चलने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि दर्शन ही क्यों पढ़ें, विज्ञान को पढ़ करके क्यों नहीं काम चल जाता है? ये क्लियर बात है। लेकिन दोनों के बीच में अंतर है, और अंतर क्या है कि विज्ञान जो होता है वह, या आप लोग लिखिए जरा इसको, कि विश्व के सभी वस्तुओं का अध्ययन तो विज्ञान की भी विशेषता है। विश्व के सभी वस्तुओं का अध्ययन तो विज्ञान की भी विशेषता है। स्टडी ऑफ ईच एंड एवरीथिंग
is characteristic of science also, characteristic of science also, और इस दृष्टि से दर्शन और विज्ञान का क्षेत्र, और इस दृष्टि से दर्शन और विज्ञान का क्षेत्र एक ही प्रतीत होता है। का क्षेत्र एक ही प्रतीत होता है। एंड इन दिस परव्यू द फील्ड ऑफ साइंस एंड फिलोसफी seem the same. But there is huge difference between philosophy and science. परंतु विज्ञान और दर्शन के मध्य बहुत बड़ा भेद है। आगे लिखिएगा, आगे बढ़ जाइएगा। हाँ रंजन जी गुरुजी, हेलो। बोलिए। ये फिलोसफी और मतलब साइंस, तो हम साइंस ही क्यों नहीं पढ़ लेते या तो फिलोसफी क्यों नहीं पढ़ लेते? आप बोले कि जीव विज्ञान या तो एपिस्टेमोलॉजी या तो मैं ये तो फिर मैंने ये भी तो बोला ना कि देयर इज ह्यूज डिफरेंस बिटवीन देम, और वो डिफरेंस क्या वो मैं आगे डिफाइन करने जा रहा हूँ अब। ओके 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 ठीक है, आगे लिखिएगा जनाब कि विज्ञान विश्व के किसी एक विभाग का सुव्यवस्थित अध्ययन है। विज्ञान विश्व के किसी एक विभाग का सुव्यवस्थित अध्ययन है। Science is the systematic study of the ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। मैं इसको दोबारा सही कर दे रहा हूं। ये बोर्ड चला गया ना? ठीक है, तो साइंस इज द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ द पर्टिकुलर डिपार्टमेंट ऑफ द वर्ड, जैसे कि अगर बॉटनी के बारे में ले तो बॉटनी क्या करता है कि सिर्फ पेड़ पौधों के बारे में जो अपना अध्ययन करेगा। लेकिन अगर दर्शन शास्त्र के बारे में बात करें तो दर्शन शास्त्र के साथ ऐसा नहीं है। लिखिए, दर्शन शास्त्र विश्व के किसी एक विभाग का नहीं,
दर्शन शास्त्र विश्व के किसी एक विभाग का नहीं, बल्कि संपूर्ण विश्व का अध्ययन करता है, बल्कि संपूर्ण विश्व का अध्ययन करता है। फिलॉसफी does not study any one of the departments of the world, but it studies the whole universe, but it studies the whole universe, संपूर्ण विश्व का अध्ययन ही समग्रता है, संपूर्ण विश्व का अध्ययन ही समग्रता है, जो दर्शन की विशिष्टता है। अब समझ में आया कि हम साइंस की तरह इसे क्यों नहीं पढ़ते। अब हम लोग पढ़ेंगे मेन डिपार्टमेंट्स आर branches of philosophy। दर्शन के प्रमुख विभाग या शाखाएं, दर्शन के प्रमुख विभाग या शाखाएं। आगे जरा चलिएगा। अब ये अगर दर्शन के प्रमुख विभाग या शाखाएं हम लिखें, दर्शन के प्रमुख विभाग या शाखाएं, अगर इस टॉपिक पर हम लोग और आगे बढ़ने की कोशिश करें तो हम देखेंगे कि दर्शन के 3 प्रमुख विभाग, हालांकि कई और विभाग भी किए जाते हैं, लेकिन यहां पर मैं जो है सिर्फ 3 विभागों के बारे में बात करूंगा। एक का जो सबसे अधिक नाम चलता है वह है तत्व मीमांसा। तत्व मीमांसा का मतलब है मेटाफिजिक्स। दूसरे का नाम है ज्ञान मीमांसा। पूरी फिलॉसफी जो है मूल रूप से इन्हीं दोनों के इर्द गिर्द घूमती है। तो मेटाफिजिक्स के बाद दूसरा है
एपिस्टेमोलॉजी, तीसरा है नीति शास्त्र, या फिर इसको हम कहते हैं एथिक्स। हालांकि इसके अलावा भी कुछ और छोटे डिपार्टमेंट्स हैं या महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे कि एक को कहते हैं हम लोग धर्म दर्शन। तो धर्म दर्शन भी इतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि अन्य महत्वपूर्ण है। तो धर्म दर्शन भी जो है इक्वली इंपॉर्टेंट है। धर्म दर्शन के साथ साथ तर्क शास्त्र यानी कि लॉजिक भी उतना ही महत्वपूर्ण है। लेकिन यहाँ पर हम लोग यूपीएससी के सिलेबस में ये इन्हीं का अध्ययन करते हैं। तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, नीति शास्त्र, धर्म दर्शन और सामाजिक राजनीतिक दर्शन का अध्ययन करते हैं। तर्क शास्त्र का अध्ययन कंपैरेटिवली बहुत कम हो जाता है। मैं थोड़ा गिलास पानी पी लूं तब और आगे आप लोग से बात करूं। अब तत्व मीमांसा क्या है? तो तत्व मीमांसा को अगर समझने की कोशिश करिए तो यह मेटाफिजिक्स है। मेटाफिजिक्स का मतलब क्या है कि यह दुनिया जो बनी हुई है, यह दुनिया जिन चीजों से बनी हुई है उसको कहते हैं फिजिक्स। यानी कि जो हमको दिखाई दे रहा है भौतिक रूप से वह फिजिक्स है, और जो उसके परे है वह तत्व मीमांसा है। जैसे कि इस दुनिया के बनने हुए कारक, जो मूल कारक हैं, उनका जो अध्ययन किया जाता है वह तत्व मीमांसा में किया जाता है। जैसे आत्मा, परमात्मा, ईश्वर, इनकी जो चर्चा की जाती है वह मूल रूप से किसमें आती है? वह आती है तत्व मीमांसा में। यानी कि अगर हम तत्व मीमांसा को समझने की कोशिश करें तो यह परम तत्व के बारे में चर्चा करती है, मेटाफिजिकल चीजों के बारे में बात करती है, यह ईश्वर के बारे में बात करती है, यह आत्मा के बारे में बात करती है। तो इनके बारे में यह बात करती है। ज्ञान मीमांसा बात करती है कि ज्ञान क्या है, व्हाट इज नॉलेज, ज्ञान क्या है, ज्ञान का प्रमाण क्या है, व्हाट इज द प्रूफ ऑफ द नॉलेज। इनके बारे में जब चर्चा होगी तो वह ज्ञान मीमांसा है। और नीति शास्त्र क्या है कि क्या करना चाहिए, यानी कि नैतिकता, अनैतिकता, एथिकल, नॉन एथिकल, मॉरल, इमोरल, इनके बारे में चर्चा करती है। यह शुभ के बारे में बात करती है कि व्हाट इज गुड, और यह अशुभ के बारे में बात करती है कि व्हाट इज एविल। यह गुड और एविल के बारे में बात करती है। ये भाई थोड़ा समझ जाओ, ठीक है। यह शुभ और अशुभ के बारे में बात करती है। और दर्शन शास्त्र में सबसे ज्यादा जिस पर चर्चा की जाती है वह यही तत्व मीमांसा और ज्ञान मीमांसा है, जिसे कि आप लोग बेसिक तौर पर इसके बारे में जानते हैं। यहां तक की बात क्लियर है? यहां तक में किसी को कोई डाउट हुआ हो? इफ देयर इज एनी डाउट, क्लियरिटी आ रही है दर्शन को लेकर के? कल जो दिक्कत हुई थी, बोलिए रंजन। कौन पूछ रहा था? परवेश पूछ रहे थे, रंजन पूछ रहे थे? मैंने, रंजन। बोलो रंजन। कुछ पूछना है? अब तक किसी का सर तो मैंने भारी नहीं किया ना? अब तक बात आसानी से समझ में आ रही है?
तो अब आइए आगे हम बढ़ते हैं कि दर्शन का अध्ययन, दर्शन के विषय क्या है। गुरु जी क्लियर, मेरा वॉइस क्लियर है? हाँ भाई क्लियर है, लेकिन तुम आपका इतना लेट voice- पूछोगे तो कैसे काम चलेगा। अब बोलो, जल्दी बोलो। हाँ गुरु जी, जैसे मेटाफिजिक्स, जैसे योगा स्कूल में भी बोलते हैं कि बीएड इन मेटाफिजिक्स, सांख्य स्कूल में बीएड इन मेटाफिजिक्स, ये मेटाफिजिक्स में ईश्वर का बात कर रहे हैं, राइट? नहीं, it is not only about the Ishwar, but along with the Ishwar, what are the mool or the fundamental cause of the universe? As Then- Sankhya counts okay, 25 elements. Okay, Guru ji. See, in Indian philosophy, there are many philosophers who is talking about on a metaphysics, all from a Charva It is not to only Indian philosophy, but even in the Western philosophy, most of the philosophers are talking about. And if we leave only few those who are contemporary philosophers, all philosophers, where they are the Greek philosophers, they are, or the medieval philosophers, they are the modern philosophers like Locke, Berkeley, Hume, everyone is talking about the metaphysics. Metaphysics is the most fascinated topic of the philosophy. yeah. Then I think metaphysics is in this pillar. All the philosopher is in a metaphysics and epistemology, right? Definitely not, because there are many philosophers who oppose. There is a branch of the philosophy which is known as the logical positivism, या दर्शन शास्त्र की एक शाखा है। मैं यहाँ पर नाम लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, अभी आप लोगों को बाद में उसके बारे में मैं पढ़ाऊंगा। तो इसका नाम है तार्किक भाववाद, जो विटगेन्स्टीन वगैरह के समय में शुरू हुआ है, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं आपका लॉजिकल पॉजिटिविज्म। तो ये लोग हैं, ये कहते हैं कि मेटाफिजिक्स या जो तत्व मीमांसा है वह पूरी तरह से निरर्थक है, बल्कि इन लोगों का काम ही कहना है कि मतलब इनका जो है, अगर हम कहें कि मुख्य काम क्या है, तार्किक भाववाद का मुख्य कार्य क्या है, इनकी मेन थ्योरी क्या है, तो इनकी अगर हम मेन थ्योरी पर जाएंगे तो वो मेन थ्योरी इनकी बनती है एलिमिनेशन ऑफ मेटाफिजिक्स। और ये कहते हैं कि मेटाफिजिक्स की बात ही छोड़ दीजिए, मेटाफिजिक्स को ना तो आप हाँ कर सकते हैं और ना ही ना कर सकते हैं। यानी कि हिंदी में इसको हम लोग जब पढ़ेंगे वेस्टर्न कंटेम्प्रेरी फिलोसफी, तो वहां पर इसको हम लोग पढ़ेंगे तत्व मीमांसा का निरसन। यानी कि जहां पूरा जो है फिलोसफी पहले आपको तत्व मीमांसा पढ़ाती जाएगी, वहीं पर अचानक से आकर के ये कहेंगे कि तत्व मीमांसा को छोड़ दीजिए। और आपको ऐसा नहीं कि केवल वेस्टर्न फिलोसफी में मिलेगी, जब आपको महात्मा बुद्ध को पढ़ेंगे, बौद्ध दर्शन को आप पढ़ेंगे, तो महात्मा बुद्ध ने भी 14 प्रकार के प्रश्नों को, 14 क्वेश्चंस को, उन्होंने क्या बोला है, महात्मा बुद्ध ने बोला है कि यह अव्याकृत प्रश्न है। अव्याकृत को इंग्लिश में भी अव्याकृत ही लिखेंगे, तो अव्याकृत प्रश्न है, यानी कि उसका जवाब ना तो हाँ में संभव है ना तो ना में संभव है, जो कि बात यहाँ पर एलिमिनेशन ऑफ मेटाफिजिक्स में कही गई है। तो ऐसा नहीं कि एवरीवन इज टॉकिंग ओनली अबाउट द मेटाफिजिक्स, देयर आर मेनी फिलोसफर्स who denied the metaphysics. They are ready to say that metaphysics is nothing, it is only time pass. है ना? हाँ, तो मतलब कि खूब दूर तक चले गए कि चलो यार गंगा नहाएंगे, और जब गंगा के पास पहुंचे तो कहे कि अरे यार ये तो रास्ता ही गलत था, हमको तो गंगा करके गंदा नाला में कूदा दिया।
हमको तो कहा था कि तुमको खूब बढ़िया सा हम जो है चिकन बिरयानी खिलाएंगे, और ये तो कौवा बिरयानी खिला दिया। तो ये इस तरह की बातें हैं। तो फिलॉसफी में यू कैन नॉट बी श्योर और यू कैन नॉट से दैट वन पर्टिकुलर थिंग इज द पिलर ऑफ द फिलॉसफी। एक कोई चीज जो है वह फिलॉसफी का आधार स्तंभ होने का दावा नहीं कर सकती है। यह साहब राह ऐसी है, लोग मिलते हैं, लोग बिछड़ते हैं, फिर कुछ नए लोग मिलेंगे, फिर कुछ लोग बिछड़ेंगे, यह कारमा बनता रहेगा, यह कारमा बिगड़ता रहेगा। इसीलिए कहते हैं कि अगर फिलॉसफी को आपने समझा तो दुनिया में इससे बेहतर चीज आप कुछ नहीं समझ सकते, क्योंकि अंत में आप ये समझेंगे कि आप कुछ नहीं समझते हैं। और जिस दिन आप ये समझ गए कि आप कुछ नहीं समझते हैं, सुकरात आकर के आपके कानों में धीरे से कहेंगे कि अब आप सब कुछ समझने के लायक हो गए। और जिस दिन आप कहेंगे कि मैं सब कुछ समझ गया, एक में वो ना द्वितीयो अस्ति न भूतो न भविष्यति, उस दिन धीरे से आकर के उपनिषदों का दर्शन आपके कानों में कहेगा कि जो तुमने दावा किया है कि तुम सब समझ गए हो, अब तुम कुछ भी समझने के लायक नहीं हो। तो ये कटोरा ऐसा है कि जो जितना तेजी से भरेगा उतना ही तेजी से यह खाली होता चला जाएगा। दर्शन पढ़ लिया तो आप मीरा हो जाएंगे, दर्शन पढ़ लेंगे आप राधा हो जाएंगे, दर्शन पढ़ लेंगे तो आप निजामुद्दीन के खुसरो हो जाएंगे, दर्शन पढ़ लेंगे आप पीर पैगंबर हो जाएंगे। दर्शन पढ़िए तो आप दो पैरों के गधे से आप उन्नत आत्मा वाले इंसान हो जाएंगे, और आप खुद महसूस करेंगे कि 2 महीने 3 महीने के बाद कि आपने अब तक की अपनी जिंदगी व्यर्थ गंवा दी। आपको अफसोस होगा अब तक अपने होने पर। आप हर समय मस्त मगन रहेंगे, जैसे कि मासूक जो है हर वक्त आपके ख्यालों में हो। वो दीवाना मस्ताना की स्थिति करके छोड़ेगी। आप फिलॉसफी पढ़ रहे हैं, ये सामान्य सोशियोलॉजी हिस्ट्री वगैरह आप नहीं पढ़ रहे हैं, ये तो बेवकूफों का काम है। आप क्या पढ़ रहे हैं? साक्षात फिलॉसफी पढ़ रहे हैं। दुनिया में फिर आपसा दूसरा कोई नहीं है, आप वो। आगे बढ़े। किसी को दिक्कत तो नहीं हुई अभी तक किसी भी पॉइंट पर? देख लीजिए एक बार, कहीं कोई दिक्कत आ रही हो तो उस पर बात करें, नहीं तो हम दर्शन के अध्ययन का विषय समझेंगे। सब्जेक्ट मैटर ऑफ फिलॉसफी। अब हम पहले ही ये बात कर चुके हैं कि जो दर्शन का अध्ययन क्षेत्र है, जो स्टडी फील्ड ऑफ द फिलॉसफी है, वो साहब बहुत ज्यादा है। यहां तक कि इस लोक से लेकर के उस परलोक तक, इस फिजिकल वर्ल्ड से लेकर के उस मेटाफिजिकल वर्ल्ड तक, ऐसा कोई विषय नहीं है जो कि साहब दर्शन का विषय नहीं है। सब कुछ दर्शन में है।
दर्शन से बाहर कुछ भी नहीं है। और इसलिए अगर दर्शन के हम टॉपिक्स को डिवाइड करने लगे तो दर्शन का टॉपिक इस ब्रह्मांड के एक छोर से शुरू होगा और दूसरे छोर तक भी जाकर के खत्म नहीं होगा, क्योंकि ब्रह्मांड हो सकता है खत्म हो जाए, दर्शन उस छोर के बाहर निकल करके पूछेगा कि ये इसके आगे क्यों नहीं है, अगर होता तो क्या होता, ना होता तो क्या होता, इससे छोटा होता, यानी कि एक छोर के पहले से शुरू होकर के दूसरे छोर के बाद तक रहता है। यह अनंत का दर्शन है। इट्स द फिलॉसफी ऑफ इनफाइनिटी। फिलॉसफी मीन्स बीइंग इनफाइनाइट। दर्शन पढ़ने का मतलब ही है कि आप स्वयं में अनंत हो जाइए। जीवन की समस्याएं अनंत हैं, इस लिहाज से भी दर्शन भी अनंत है। इफ द प्रॉब्लम्स ऑफ द लाइफ आर इनफाइनाइट, then the philosophy is also infinite। लिखिए, जीवन की समस्याएं अनंत हैं, इसलिए दर्शन भी अनंत है। If the problems of the life are infinite, then the philosophy is also infinite। और यहीं पर प्रोफेसर केयर्ड एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, तो प्रोफेसर केयर्ड का एक स्टेटमेंट है, वो बड़ा बढ़िया मुझको जचता है, मुझे याद आ रहा है अभी, कि प्रोफेसर केयर्ड कहते हैं कि मानव ज्ञान का, प्रोफेसर केयर्ड क्या कहते हैं कि मानव ज्ञान का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है मानव ज्ञान का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है संपूर्ण तत्व के क्षेत्र में कहते हैं कि संपूर्ण तत्व के क्षेत्र में ऐसा कोई विषय नहीं है जो दर्शन के क्षेत्र से परे हो। यानी कि अगर मैं इसको इंग्लिश में लिखूं तो मुझे लिखना चाहिए कि देयर इज नो प्रोविंस ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस province of human experience, there is nothing in the whole realm of reality which lie beyond the domain of philosophy or to which
to which philosophical investigations or to which philosophical investigations does not extend it. यानी कि ऐसा कुछ भी संभव नहीं है जो दर्शन का विषय वस्तु न बनने के लिए तैयार हो। हर कोई आकर के दर्शन कर लेना चाहता है। मानव ज्ञान ही जो संपूर्ण मानव ज्ञान है वह सब दर्शन से है। और इसलिए जितना भी ज्ञान है, चाहे वह परमाणु के बारे में हो, चाहे केमिस्ट्री के फार्मूला के बारे में हो, चाहे मैथमेटिक्स के फार्मूला के बारे में हो, चाहे सोशियोलॉजी के बारे में हो, चाहे साइकोलॉजी के बारे में हो, चाहे जूलॉजी हो, चाहे बॉटनी हो, सब कुछ दर्शन के अंतर्गत है। यानी कि दर्शन वह सुपरफिशियल सेट है। अगर मैं यहां पर बनाऊं तो मैं ऐसे कहूंगा कि दर्शन एक ऐसा सुपर सेट है। यह क्या है? यह फिलॉसफी है, दर्शन है। यह एक ऐसा सुपर सेट है जिसमें कि बाकी सारे सब्जेक्ट्स जो हैं वह सबसेट के रूप में पाए जाते हैं। चाहे आपका फिजिक्स हो, चाहे आपकी मैथ्स हो, चाहे आपकी केमिस्ट्री हो, चाहे आपका कंप्यूटर साइंस हो, चाहे आपकी सोशियोलॉजी हो, चाहे आपका हिंदी लिटरेचर हो, चाहे कोई भी हो, सब इसके अंतर्गत ही आते हैं। इस प्रकार हम कहें तो दर्शन के दायरे से कुछ भी बाहर नहीं बसता है। दर्शन जीवन है। एक नया जुमला मैं आप लोग को दे सकता हूं, आप जुमला से कुछ और मत समझ लीजिएगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि दर्शन ही जीवन है और जीवन ही दर्शन है। Life philosophy is life, and life is the philosophy. दर्शन जीवन है और जीवन ही दर्शन है। अगर प्रत्येक मनुष्य जीवन जीता है तो वह किसी न किसी अर्थ में दर्शन भी जरूर समझता है। पर कुछ लोग जीवन के मायने को नहीं समझ पाते हैं, बस जिए जाते हैं। उसी तरह से कुछ लोग दर्शन समझते नहीं हैं, बिना समझे ही पिए जाते हैं। और इस तरह से अगर कहा जाए तो एक कोटेशन मुझे और याद आता है जो मैं आप लोग को दूंगा। और ये कनिंघम एक दार्शनिक हुए हैं, कनिंघम महोदय। तो कनिंघम ने जो है इस पर जो है बड़ा बढ़िया एक जो है स्टेटमेंट दिया है। मैं उसको जो है आप लोग के सामने दोहराना चाहता हूं। और अकॉर्डिंग टू कनिंघम, कनिंघम क्या कहना चाहते हैं जरा उसको समझिएगा। कनिंघम कहते हैं कि फिलॉसफी ग्रोज डायरेक्टली philosophy grows directly out of life
philosophy goes directly out of life and its needs. Everyone, आगे लिखते हैं कि everyone who lives if the lives at all reflectively is in some degree a philosopher यानी कि हिंदी में अगर इसी बात को मैं लिखने की कोशिश करूं तो मैं इस बात को कैसे लिखूंगा? तो मैं इस बात को लिखूंगा कि दर्शन का जन्म तो साक्षात जीवन और उसकी आवश्यकताओं से होता है। अतः कोई भी व्यक्ति यदि विचारपूर्ण जीवन जीता है तो किसी सीमा तक वह दार्शनिक अवश्य है। अगर मैं पूरी बात को एक लबो लुआब में लपेट करके खत्म करना चाहूं तो मैं इसको कहूंगा, अगर मुझे मेरे शब्दों में कहने की इजाजत आप लोग दीजिए तो मैं कहूंगा, जो पहले भी कहा था उसको एक शब्द ढाल देता हूं कि दर्शन के बिना व्यवहारिक जीवन तो संभव है, परंतु एक सुंदर, सफल और वैचारिक जीवन असंभव है। Without philosophy, a practical life is possible, but a meaningful, a successful, and a thoughtful life is impossible.
क्लियर है? किसी को कोई डाउट हुआ यहां तक? एनी डाउट टू एनीबडी? नन? तो आज की क्लास को मैं यहीं पर रोक दे रहा हूं। कल हम लोग दर्शन शास्त्र का अन्य विषयों से क्या संबंध है, इस बात पर जो है हम लोग रोशनी डालेंगे। आज यहीं पर रोकते हैं। हाँ रंजन पूछिए। गुरु जी, ये फिलोसफी, जी गुरु जी, हाँ बोलिए बोलिए। ये हमारी फ्रेंड ये फिलोसफी, जैसे मैं तो पढ़ रहा हूँ फिलोसफी राइट नाउ, 15-20 दिन से शुरू करेंगे, बट थॉट बहुत आता है। आप इतना थॉट लेकर पूरा मतलब कहाँ से व्यतीत हुआ, मतलब ओरिजिनेशन कौन है, डिस्टोर कौन है, सस्टेनर कौन है, डेवलपर कौन है, मतलब इतना थॉट आता है तो पूरी जिंदगी में पूरा फिलोसफी का सिलेबस ही नहीं कंप्लीट कर पाएंगे। अब मुझे क्या करना है, एक भी मतलब एक ही चीज में अब सीख रहना है कि जितना ही है उतना ही कंप्लीट करो, ये तो पूरा दर्शन बगैर किसी मेंटोर के, किसी गुरु के नहीं पढ़ा जा सकता है। इसीलिए जब भी उपनिषद हो या कोई भी चीज हो तो उसमें आप देखेंगे कि हमेशा एक गुरु और एक शिष्य की कहानी होती है। आप मुझे बस फॉलो करिए एंड ऑल द डाउट्स विल बी क्लियर। ओके, ठीक है, तो सब कुछ अपने आप क्लियर हो जाएगा। आप उसकी चिंता फिर करते ही मत करिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों से फिर कल मुलाकात होगी 8:30 बजे। 2-4-5 मिनट इधर उधर हो जाता है, पर मुझे लगता है कि सूरज कल के मुकाबले आज आपको जो है फिलॉसफी में कुछ और आनंद आया, या आपको लग रहा है कि ये भी और सब्जेक्ट की तरह बस वैसा ही है कि रटिया मारिए और आगे बढ़ जाइए? नहीं सर, रखने तो मेरे से हो ही नहीं सकता, कभी नहीं रख पाया सर आज तक। ये कुछ अंदर से जो है जगा रहा है, कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ दिए जल रहे हों मन मंदिर में, कुछ अंदर एक आकर्षण पैदा कर रहा है। आकर्षण तो पहले से ही है सर। आकर्षण पहले से ही है, तो आकर्षण को संतुष्ट हो रहा है। जी सर, कैसे कर सकते हैं सर? तो आप ये कब कहेंगे जब फिलॉसफी खत्म हो जाएगी? चलिए इस यात्रा को और सुचारू रूप से जारी रखेंगे। एक चीज और है, थोड़ा समय तो लगेगा सर यहाँ तक मतलब पहुँचने में। हाँ ये मैंने आज बिल्कुल बेसिक बात करने की कोशिश की, जैसे कि कल आप लोगों ने कहा था कि दर्शन क्या है, तो उसको समझाने की बात की थी। और ये मैं क्लियर कर दूं कि इस बार फिलॉसफी को जो है पेड सब्जेक्ट के रूप में तैयार करने की कोशिश की गई है, और इसके पीछे का कारण है कि पेड नहीं होता है तो ना तो आप सीरियस हो पाते हैं ना हम सीरियस हो पाते हैं। और 3 क्लासेस इस तरह से जो है डेमो के रूप में फ्री रखी गई हैं। तो आज दूसरी क्लास हुई है, एक आध क्लास आप लोग और देख लीजिए, फिर इसको सीरियसली आप लोग विचार करिए। ठीक है, चलिए डन है सर। खुश रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए।